हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास 9th में भी हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है, वहाँ पर बहुत सरफेस लेवल पे हमने पढ़ा था। क्लास 11th में हम लोग काफ़ी डीप में जाएंगे और स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको आना चाहिए, जो मैंने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया है। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखा है तो पहले उससे जाके आप कंप्लीट करो, नहीं तो इस चैप्टर में तो क्या आगे आने वाली पूरी फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले जाके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप कवर करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो। ये एक इंट्रोडक्शन होगा, पहला जो लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे मोशन से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन को समझने के लिए हमें रेस्ट भी समझना पड़ेगा। भाई मोशन है तो रेस्ट भी होगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो वो बॉडी रेस्ट पे है। कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, चल रही है, तो वो बॉडी मोशन पे है। मैं लिखवाने का काम थोड़ा कम करूंगा, उसे आपको लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि जितना लिखवाऊंगा वीडियो की लेंथ उतनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी। तो आप कॉपी पेन लेके बैठना और नोट्स बनाते रहना। रेस्ट का उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल। ये एक बॉल है, ग्राउंड पे रखी हुई है, हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो रुकी हुई है, मतलब किस पे है? रेस्ट पे है। यहीं पर एक बॉल है जिसको किसी बच्चे ने किक मारा है, बॉल उधर लुढ़क रही है, बॉल इधर जा रही है, तो ये बॉल किस में होगा? मोशन में होगा। ये चीज़ हमें समझ में आती है, बट अगर हमें एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए बोले कि रेस्ट और मोशन को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे कि किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है, जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा टाइम बढ़ने के साथ। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद बॉडी यहाँ पर होगी, कुछ देर बाद बॉडी यहाँ पर होगी। तो अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, जिसको लिखना हो आपको लिख लेना। If a body does not change its position with respect to time, then we call that the body is in rest. If the body changes its position with respect to time, then we call the body is at motion. ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला टाइप है हमारा 1D मोशन, या पूरा बोले तो 1 डायमेंशनल मोशन। इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा होता है 2D मोशन, इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। तीसरा है 3D मोशन। ये दोनों तो चैप्टर हैं आपके। ये पहला चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर हो गया जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन अगला चैप्टर है। क्या होता है 1D मोशन? 3 एक्सिस होती है ना हमारी, 3 डायमेंशन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो आपके मोबाइल स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। ये एक्सिस आपकी मोबाइल के बाहर है, 3 डायमेंशन होते हैं। अगर कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने या समझने के लिए एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, एक एक्सिस से काम चल जा रहा है, तो वो मोशन कैसा होगा? वो मोशन होगा 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां से हमें ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जैसे एक बॉल ग्राउंड पे जा रही है सीधे लुढ़कते हुए, या कार सीधी दिशा में जा रही है, ग्राउंड लेते हैं इमेजिन, ये एक्स एक्सिस है, इसी को आप ग्राउंड मान लो। किसी बच्चे ने बॉल को पैर से मारा, बॉल अभी यहाँ पर है, तो फिर अब इसके पोजीशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस ही काफ़ी है। अगर ये ओरिजिन है, मैं बोल दूं एक्स में आप 5 मीटर की दूरी पे चले जाओ, बॉल मिल जाएगा, तो क्या वाई की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। आप एक्स में 5 जाओगे, आपको बॉल मिल जाएगा।
तो कोई भी चीज़ जो एक ही लाइन में मूव करती है उसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखो 2D मोशन। अब बॉल को आपने पैर से नहीं मारा, आपने बॉल को कैच दिया है अपने दोस्त को, तो ग्राउंड है। यहाँ से आपने बॉल को फेंका है, बॉल कुछ इस तरीके से जाके यहाँ गिरी है। अगर हमें बॉल जब यहाँ पर पहुँची है पोजीशन बताना हो तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई बॉल एक्स में कितना गई है, मान लो 20 मीटर। हमें ये वाली हाइट भी तो बतानी पड़ेगी ना, अगर ये 25 मीटर है तो 25 मीटर। हमें बताना पड़ेगा कि x में 20 और y में कितना 25। हमें y की भी हेल्प लेनी पड़ेगी इस बॉल के पोजीशन को बताने के लिए। अकेला x नहीं बता सकता, सिर्फ एक एक्सिस से हम इसके मोशन को नहीं समझ सकते। तो ऐसा मोशन जिसके मोशन को समझने के लिए हमें कम से कम 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, हम बोलेंगे वो कैसा मोशन है, वो है 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन। अब इसे प्लेन क्यों बोलते हैं? यहां तो स्ट्रेट लाइन हमें समझ में आ गया था कि 1D मोशन में बॉडी एक ही डायमेंशन में मूव करती है तो ये एक लाइन बनता है। यहां पर 2D मोशन में 2 डायमेंशंस को मिला के, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x और y को मिला के क्या बनता है, एक प्लेन। या आप बोलो सर y और z, तो मैं बोलूँगा y और z अगर इधर भी मोशन हो रहा है तो इसको भी मिला के एक प्लेन ही बनेगा। ठीक है। तीसरा देखो 3D मोशन, यहीं से डिफाइन कर लेंगे इसी तरीके से कि अगर किसी मोशन को समझने के लिए तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, x y z तीनों की रिक्वायरमेंट है मोशन को समझने के लिए, तो वो है 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई चीज़ घूमते हुए बाहर आ रही हो, स्प्रिंग की तरीके से। स्प्रिंग आप सभी ने देखा है ना, मान लो यहाँ पर एक बड़ा सा स्प्रिंग रखा है, तो मैं बना रहा हूँ ऐसे, अब घूमते हुए से बाहर आ रही है, मैं सिर्फ इतना ही बना रहा हूँ। तो देखो या थोड़ा सा और बना लेते हैं ऐसे। तो जब बॉडी यहाँ पहुँची है, घूमते हुए बाहर आ रही है, तो इसके पोजीशन को बताने के लिए हमें x भी बताना पड़ेगा, y भी बताना पड़ेगा, और घूमते हुए बाहर भी आ रही है तो व्हाइट बोर्ड से हाइट भी आ गई होगी, मतलब हमें z भी बताना पड़ेगा। तो इसके मोशन को समझने के लिए हमें तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा मोशन जिसके मोशन को समझने के लिए तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3D मोशन। इतना कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बहुत ही कॉमन चीज़ की, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा जल्दी कवर करेंगे इसको क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब सबसे पहले मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। पूरी दूरी जो हमने चली है वो क्या है, डिस्टेंस है। एग्जाम्पल के लिए हम A से B गए, B से C गए और C से D गए, या फिर आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं बनाएंगे। A से B गए और B से C आए। A से B गए हैं मान लो 40 मीटर और B से C कितना आए हैं, 10 मीटर। पहले आप A से B गए 40 मीटर, फिर B से C आए 10 मीटर। तो टोटल दूरी आपने कितनी कवर की है, टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ है, 40 10 50। ठीक है, 50 मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, उतना तो आप लिख ही लोगे। तो टोटल दूरी हम कितना चले हैं, अगर यहां से फिर से 100 मीटर इधर चले जाएं तो इसमें 100 और ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब डिस्टेंस एक बार बढ़ने के बाद कभी घटता नहीं है। जो आप बाइक चलाते हो और देखते हैं कि हम 10 किलोमीटर चले, वो 10 किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड होता है, टोटल पाथ लेंथ। यहाँ पर अभी आप ये भी लिख लेना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी मैं डिफाइन करके बताऊंगा ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो इसको लिखना शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी।
इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ए से बी गए आप, कितना, ये जो आप गए, ये गए हो आप 40 मीटर, फिर 10 मीटर आप लौट आए, बी से सी 10 मीटर। सो इनिशियल पोजीशन क्या है, जब ये मोशन शुरू हुआ था तो बॉडी कहां थी भाई, ये था हमारा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, क्या वो बी है, नहीं, मोशन खत्म होने के बाद तो बॉडी सी पे आ गई है ना, ए से बी गए, बी से सी पे आए। सो फाइनल पोजीशन ये है हमारी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करती है उसकी लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट लाइन कौन सी है, ये AC है ना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 40 है, ये 10 है, 40 10, तो ये कितनी हो जाएगी, हम सभी जानते हैं ये हो जाएगा 30 मीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया है 30 मीटर। यहां पर आप एक चीज लिख लेना कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ये जो डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल से मैं समझा दूं, हम सभी को पता है ना कि स्केलर और वेक्टर में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। यानी अगर डायरेक्शन चेंज करने से बॉडी नहीं, जो क्वांटिटी है वो नहीं चेंज हो रही तो स्केलर है, अगर डायरेक्शन चेंज करने से क्वांटिटी चेंज हो जा रही है तो वेक्टर है। चलो लिख दे रहा हूं, जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। स्केलर में मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं। आप ए से बी गए 40 मीटर और बी से सी गए 30 मीटर, और दूसरा केस लेते हैं, आप ए से बी गए 40 मीटर और बी से सी गए 30 मीटर। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी 40 और बी से सी 30। यहां पर अगर आपको डिस्टेंस लिखना हो तो आप कितना लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे 40 और 30 70, क्योंकि हमें तो ही पता है ना कि जितना चले हो, जो भी टोटल रास्ते की दूरी है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, सो इनिशियल पोजीशन कौन सा है, ये है हमारा इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सा है, फाइनल पोजीशन सी है। सो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में फाइनल लेंथ कितनी है, 40 प्लस 30 70 ही आ रही है, यानी कि 70 मीटर। ठीक है, इस केस की अगर बात करें तो ए से बी आप गए हो, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हम सभी को पता है जो टोटल दूरी चले हैं, ए से बी हो गया 40 मीटर, बी से सी हो गया 30 मीटर, सो 40 प्लस 30 यानी 70 मीटर ये आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। सो इनिशियल और फाइनल हमें पता चल गया, तो डायरेक्ट लाइन से इसे ज्वाइन करो। अगर हम इसे डायरेक्ट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम सभी को पता है ये 40 है, ये 30 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एक चीज़ आप देखना, 40 30 पहले केस में भी 40 30 चले हैं, दूसरे केस में भी 40 30 चले हैं। चेंज किस में आया है, चेंज सिर्फ डायरेक्शन में आया है। सो डायरेक्शन चेंज करने से क्या डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करने से हमने मैग्नीट्यूड नहीं छेड़ा था, 40 30 ही दोनों केस में चला है। अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में देखें तो यहाँ पर 70 मीटर था पहले केस में और दूसरे केस में 50 मीटर था। डायरेक्शन को चेंज करते ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में चेंज आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किससे अफेक्ट होता है, डायरेक्शन से अफेक्ट होता है। सो डायरेक्शन से अफेक्ट होने का मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होगा तभी तो अफेक्ट हो रहा है।
सो डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बदल गई, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर कोई बॉडी मूव करना शुरू कर दी, सपोज दैट यहां पर थी तो डिस्टेंस 0 था, डिस्टेंस बढ़ गया, अब डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता, भले आप वापस आ जाओ तो भी डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जुड़ता जाता है। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, आगे जाके आप पीछे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे लिख लो, डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। दोनों की एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है। सो चलो, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ये एक बेसिक वीडियो था, इसमें इतनी ही बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी की भी बात करेंगे, वहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस की भी बातें करेंगे। वंस अगेन, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उसे देख लेना। बताना कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।